हेलाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद या उनकी फॉर्मेशन के बाद हम करते हैं ऑक्साइड्स। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स हम इनके ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स को कहेंगे, जैसे कि जो भी दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं। लोअर ऑक्साइड्स होते हैं मोनो ऑक्साइड्स, MO है जनरल फॉर्मूला, वेयर M represents the elements of group 14, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारे पास सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन मोनो ऑक्साइड नहीं बनाती है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स बना लेते हैं, लाइक CO कार्बन मोनो ऑक्साइड आपको पता ही है। और फिर उसके बाद जो जर्मेनियम ऑक्साइड होता है, फिर टिन ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड होता है, तो ये सारे मोनो ऑक्साइड बना लेते हैं। और इनमें कार्बन जो मोनोऑक्साइड है CO, वो हमारे पास न्यूट्रल रहेगा, फिर सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं बनेगा। लाइक दिस। तो इनमें कार्बन का जो ऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, वो न्यूट्रल है, जबकि बाकी सारे जो हैं वो कुछ हद तक बेसिक होते हैं। तो मोनोऑक्साइड के बाद फिर ये डाइऑक्साइड्स भी बना लेते हैं काफ़ी कंपाउंड्स। तो डाइऑक्साइड्स इनके जो फॉर्मूला होगा उनका दैट विल बी MO2। MO2 फॉर्मूला होगा, जैसे कि हम जानते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स भी बना लेते हैं डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड। तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं ये बनते हैं हमारे पास। इनमें से CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, जबकि बाकी सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। तो इस बात का रीज़न हमारे पास क्या होगा, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होने के कारण वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती हैं, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हों, स्ट्रांग हों, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नो डाउट इंक्रीज करता है। पर CO2 और SiO2 में मॉलिक्यूलर साइज तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ गया कि CO2 तो रूम टेम्परेचर पर गैस होगी, जबकि SiO2 एक हार्ड मेल्टिंग सॉलिड होता है। SiO2 यानी कि सिलिका और सैंड, रेत जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो वो तो हमने देखी हुई है सभी ने, पर क्या कभी किसी ने मोल्टन सैंड को देखा है, सैंड को मेल्ट हुए देखा है? तो मतलब सैंड का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। अब इतना ज्यादा, इतनी एब्रप्ट वेरिएशन जो आई है मेल्टिंग पॉइंट में, वो क्यों आई? Why CO2 is a gas while all other dioxides of the group are solids, crystalline solids at room temperature? ये बात भी थोड़ी सी समझने वाली है, तो आप लिख सकते हो CO2 is a gas while SiO2 is a hard melting solid. While SiO2 is a hard melting solid, ना सिर्फ SiO2 बल्कि इस ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के जो डाइऑक्साइड्स हैं वो भी सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो ऐसे क्यों? तो इस बात का रीजन बिल्कुल सिंपल है। CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसमें सेंट्रल कार्बन एटम की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इस कारण बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री होती है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी कम होने के कारण, पहले तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण जो कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑर्बिटल ऑक्सीजन के ऊपर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये साइडवाइज ओवरलैप करके पी पाई ओवरलैप हम इसको कहते हैं, इस कारण डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इसी तरीके से इधर भी होगा, दूसरे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण इफेक्टिव साइडवाइज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स इज पॉसिबल। तो इसी कारण ही
जो CO2 है ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। नो डाउट इसमें जो दो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ऑक्सीजन के साथ ये पोलर है, तो एक डाइपोल यहां पर बनेगा इस साइड को, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मूवमेंट जो है वह ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको हम इस तरह से एक एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो एरो हेड है वो पॉइंट करता है टुवर्ड्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो बैक है जिसमें प्लस साइन भी बनाया हुआ है ये पॉइंट करती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो इस तरीके से हमारे पास दो डाइपोल मोमेंट के वेक्टर्स आएंगे, दोनों का रिजल्टेंट नो डाउट सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो है वो जीरो होगा। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल विल बी जीरो। और अगर इनमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है तो दो CO2 मॉलिक्यूल्स में वैंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही रहेंगी, और उसी के कारण ही ये गैशियस होता है रूम टेम्परेचर पर। तो तभी हम कह देते हैं कि CO2 जो है वो गैस होती है एक रूम टेम्परेचर पे। ऑन दी अदर हैंड सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो काफी ज्यादा होने के कारण इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैप पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक रेडियस बड़ा होने के कारण यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैप जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर दो सिलिकॉन और ऑक्सीजन में ऑर्बिटल्स का साइडवाइज ओवरलैप पॉसिबल नहीं है तो फिर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी नहीं पॉसिबल रहेगी। तो इस कारण ही जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है या SiO2 है, इट हैज ए नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसका एक नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की है। इस तरीके से हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड में SiO2 का एक नेटवर्क सॉलिड होता है। हर एक सिलिकॉन एटम जो है ये टेट्राहेड्रली सराउंड होगा बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। और यहाँ पर इसको हम SiO2 ही क्यों कहेंगे, तो जैसे कि आप लोग सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हो, आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की होंगी NaCl की, कैल्शियम फ्लोराइड की, जिंक सल्फाइड की। तो NaCl की स्ट्रक्चर जैसे करते हैं तो उसमें कोई NaCl नाम का मॉलिक्यूल तो नहीं होता है, NaCl फॉर्मूले वाला NaCl मॉलिक्यूल तो कोई नहीं होता है, पर हाँ जो रेशो ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस है वो 1:1 होती है, इसलिए ही हम फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जो है उसको NaCl लिखते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम इधर देखें, यहाँ पर कोई SiO2 मॉलिक्यूल नहीं है, पर फिर भी एक सिलिकॉन एटम के साथ 4 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं, और हर एक ऑक्सीजन जो है ये दो सिलिकॉन का शेयर किया हुआ है। तो एक सिलिकॉन के हिस्से तो सिर्फ आधा ऑक्सीजन ही आएगा, हाफ ऑक्सीजन आएगा, हाफ इधर से हाफ इधर से, टोटल 1, फिर हाफ इधर से और हाफ इधर से, 1 + 1 2। तो तभी एक सिलिकॉन के साथ नेट जो है हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम्स ही अरेंज्ड होंगे, तभी हम इस नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मूला SiO2 लिख देते हैं। और एक नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स या नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड होने के कारण ही इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरी हाई होता है। तभी हम कहते हैं कि CO2 तो गैस है रूम टेम्परेचर पर, जबकि SiO2 या जो बाकी के एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के उनके डाइऑक्साइड जो हैं लाइक GeO2 और SnO2 ये सभी सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और सॉलिड भी हार्ड मेल्टिंग सॉलिड होते हैं। तो ये थी एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ऑफ CO2 एंड SiO2। तो मेरे ख्याल से आपने पूरी समझ ली होगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं इनके सिलिकेट्स की, यानी कि सिलिकॉन के ऑक्साइड्स की ही। तो फॉर्म्स ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिकेट्स जो हैं ये कैसे हम स्टडी करेंगे अभी। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि सिलिकॉन जो है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। तो अर्थ की क्रस्ट में जो सिलिकॉन है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है
आफ्टर ऑक्सीजन, नो डाउट ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, पर ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन का ही नंबर आता है। तो सिलिकॉन जो है ये मेनली प्रेजेंट होती है इन दी फॉर्म ऑफ सिलिका, यानी कि SiO2 इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक सैंड, क्वार्ट्ज और फ्लिंट एटसेट्रा, इन फॉर्म्स में होती है। तो जो सिलिकॉन है ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो जो अमॉर्फस वैरायटी है वो हम ऑब्टेन करते हैं जब हम सिलिका को मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं। सिलिका तो बहुत कॉमनली अवेलेबल है। जब हम इसको मैग्नीशियम के साथ हीट करेंगे तो ये सिलिका एक नेटवर्क सॉलिड है जिसकी स्ट्रक्चर हमने अभी की है। इसको जब हम मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं तो वी गेट सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सिलिकॉन जो है ये उसकी अमॉर्फस वैरायटी होती है। अमॉर्फस सिलिकॉन बनेगी। और जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है वो कैसे बनेगी? वो बनती है जब हम जो सैंड है या सिलिका है उसको हीट करते हैं विद उसको फाइनली डिवाइडेड स्टेट में या पाउडर्ड स्टेट में सिलिका और क्वार्ट्ज को हीट करते हैं हम कार्बन में, कार्बन की प्रेजेंस में इन दी इलेक्ट्रिक आर्क या इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस में जब हम SiO2 को हीट करेंगे विद कार्बन, यहां पर हम लिख भी सकते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो इस केस में हमें यहां पर सिलिका प्लस 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। और ये जो सिलिका हमें मिली है, सिलिकॉन मिली है, ये क्रिस्टलाइन होगी। क्रिस्टलाइन लाइक दिस। तो अमॉर्फस सिलिकॉन जो है वो ये थोड़ी सी ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्रिस्टलाइन वैरायटी थोड़ी कम रिएक्टिव होती है। और जब हम अमॉर्फस वैरायटी को हीट करते हैं स्ट्रांगली तो ये फ्यूज कर जाती है, मेल्ट हो जाती है। और जब हम उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे फिर से, तो तब हमें क्रिस्टलाइन वैरायटी जो है वो ऑब्टेन हो जाती है। और सिलिकॉन ऑफ हाई प्योरिटी जो है इसको यूज किया जाता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स और सिलिकॉन पॉलीमर्स। तो फिर इसके बाद जो सिलिकॉन की प्रेपरेशन के बाद या इसको ऑब्टेन करने के बाद हम इसकी सिलिकेट्स की बात करेंगे जो ऑक्सीजन के साथ बेसिकली इसके कंपाउंड्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं सिलिकेट्स। तो अर्थ की क्रस्ट जो है उसकी एक लार्ज परसेंटेज जो है वो सिलिकेट से ही बनी होती है। आप लिख भी सकते हो a large percentage of Earth's crust consists of silicate minerals and aluminosilicates, silicate minerals and aluminosilicates। अब जैसे माइका होता है, एस्बेस्टस है, सीमेंट है, ब्रिक्स हैं, टाइल्स हैं, पोर्क्लिन है, ग्लास है, पॉटरी है, ये सभी के सभी चीज़ें जो हैं ये सिलिका की ही बनी होती हैं, सिलिकेट्स की ही बनी होती हैं। तो सिलिकेट्स की अगर हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक के साथ थोड़ी सी उसकी स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि सिलिकेट्स में SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं। बेसिकली सभी टाइप के सिलिकेट्स में ये वाला यूनिट SiO4 नेगेटिव तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा ही। और सेंट्रल सिलिकॉन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के साथ साथ बिल्कुल रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। लाइक दिस, इस तरीके से। तो अगर हम इसकी टेट्राहेड्रल डिस्पोजिशन शो भी करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। डॉटेड लाइन जो है ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं जस्ट टू शो द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल लाइक दिस। तो ये बना। अब
हम कॉमनली जो है वो सिलिकेट को या SiO4 टेट्राहेड्रन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम कैसे करेंगे इसको? अगर हम बिल्कुल ऊपर से देखें, ये जो ऑक्सीजन है इसके थ्रू देखें तो इसके नीचे सिलिकॉन दिखाई देगा और इसके साथ ये ट्रायंगुलर वे में 3 ऑक्सीजन एटम्स अरेंज्ड होंगे। तो अगर बिल्कुल ऊपर से देखें तो एक सिलिकॉन जो है वो तो है ये मैंने O से रिप्रेजेंट किया है इस सिलिकॉन, इस ऑक्सीजन को। इसके नीचे ही पड़ा हुआ है सिलिकॉन एटम, नो डाउट काफी बड़ा होता है पर मैंने उसको एक छोटी डॉट से ही रिप्रेजेंट किया है। और फिर ट्रायंगुलर वे में ये वाले तीनों ऑक्सीजन एटम्स भी अरेंज्ड होंगे लाइक दिस। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ऑक्सीजन एटम्स जो हैं इनमें आपस में कोई बॉन्ड नहीं है, ये तो डॉटेड लाइन जस्ट मैं इसकी ज्योमेट्री बनाने के लिए ही बता रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं। और यहां पर हर एक ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज तो डेफिनेटली प्रेजेंट है। तो ये बना हमारे पास जो SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट है। अब ये जो SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स हैं ये एक अकेले भी रह सकते हैं या किसी और के साथ कंबाइन भी हो सकते हैं। आप लिख सकते हो these SiO4 4 negative tetrahedral units can occur singly or in groups sharing one oxygen atom, but never by sharing edges or faces, तो कितने टेट्राहेड्रल यूनिट्स एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं या किस तरीके से कंबाइन हुए हैं, इसी के ऊपर बेस्ड हम ये क्लासिफिकेशन कर लेते हैं सिलिकेट्स की, जो आप लिख सकते हो हेडिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स नंबर 1, सिंपल सिलिकेट्स जिनको हम ऑर्थो सिलिकेट्स भी बोल देते हैं। सिंपल और ऑर्थो सिलिकेट्स ये होते हैं जिसमें SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट एज सच ही प्रेजेंट होता है। तो आप लिख सकते हो इन दीज सिलिकेट्स the SiO4 4 negative tetrahedral unit exists as discrete anion, discrete का मतलब है अकेला, anion and does not share any oxygen with others। तो इसकी कॉमन एग्जाम्पल होती है एक जिरकॉन। जिरकॉन जर्मेनियम का होता है कंपाउंड, जर्मेनियम ZR 4 पॉजिटिव और इसके साथ SiO4 4 नेगेटिव अटैच हो जाता है, इसको हम जिरकॉन बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक कंपाउंड है वेलीमाइट, ये जिंक का हमारे पास कंपाउंड आएगा इस तरीके से, वेलीमाइट इसको कहा जाता है। फिर सेकेंड टाइप आती है हमारे पास सिलिकेट्स की, इसको हम कहेंगे पायरोसिलिकेट्स। पायरो और आइलैंड सिलिकेट्स।
पायरो और आइलैंड सिलिकेट्स में दो SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स जो हैं ये अपना एक ऑक्सीजन एटम शेयर कर लेंगे, तो तब हमें जो ऑब्टेन होगा कंपाउंड उसको हम बोलेंगे पायरोसिलिकेट। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन पायरोसिलिकेट्स 2 SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रन्स शेयर a common oxygen atom और ये जैसे कि मैंने यहां पर बना दिया है। अब ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है ये क्योंकि इसके दो बॉन्ड्स बन गए, दो टेट्राहेड्रल्स का ये कॉमन हो गया, तो इस कारण ये न्यूट्रल रहेगा, इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होगा। और टोटल हमारे पास यहाँ पर दो सिलिकॉन एटम्स हैं। Si2 ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 और 3, फिर 1 2 और 3 6 और एक ये 7 Si2O7 और 3 नेगेटिव चार्ज है इधर, 3 नेगेटिव उधर, 6 नेगेटिव। ये इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स में लंबी चेन इनकी बन जाती है। जो हमारे पास अभी जो मैंने ये बनाए हुए हैं सिलिकेट्स, इनकी एक लंबी चेन बनेगी। बस ये मैं थोड़ी सी जो बनाई हैं यहाँ पर सिलिकेट्स की डायग्राम्स, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि कैसे जो डिफरेंट सिलिकेट्स हैं ये हमें दिखाई देंगे। एक सिलिकेट हमारे पास बना ये, दूसरा ये, फिर तीसरा ये, और नेक्स्ट ये। तो इस तरीके से हमारे सामने जो डिफरेंट सिलिकेट्स हैं, ये SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं, वो ऐसे अरेंज्ड होंगे और इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन सिर्फ दो रह पाएंगे। तो इस तरीके से लंबी चेन बन जाएगी। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है, एक सिलिकॉन एटम हम देखेंगे, इसके साथ कितने ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन, ये तो पूरा पूरा है, फिर ये ऑक्सीजन भी पूरा है, दो ऑक्सीजन पूरे, और ये दो ऑक्सीजन जो हैं ये दो टेट्राहेड्रन्स के शेयर किए हुए हैं, इसलिए एक के हिस्से तो हाफ ही आएगा, हाफ इधर से हाफ इधर से, टोटल 1, यानी कि SiO3 2 नेगेटिव चार्ज, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। तो इसके साथ आगे कई मतलब जो केटायंस हैं ये जुड़ जाएंगे, तो इस तरीके से एक लीनियर चेन बनेगी। फिर हमारे सामने रिंग सिलिकेट्स आते हैं जिसमें रिंग्स बन जाती हैं। तो जो मैं अभी डायग्राम बनाकर बता रहा हूं, ये लास्ट अभी यही बनाऊंगा। रिंग सिलिकेट्स जो हैं ये दो तरह से बनते हैं। एक तो हमारे सामने होगा बिल्कुल ट्रायंगुलर सा,
इस तरह से अगर आप देखकर स्ट्रक्चर को समझकर फिर ड्रॉ करोगे तो फिर आपको भी ये क्लियर रहेगी कि ये किस तरीके से बने हैं। ये ट्रायंगुलर वे में 3 हमारे पास SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रन्स अरेंज्ड हैं। इसमें भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव है। हर एक SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रन में 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और जनरल फॉर्मूला इसका भी वही रहेगा, यानी कि एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन पूरे और 2 आधे आधे अटैच्ड हैं जो इसने शेयर किए हुए हैं, तो SiO3 2 नेगेटिव इसका फॉर्मूला रहेगा। और दूसरा जो है नेक्स्ट, वो थोड़ा मैं हेक्सागोनल रिंग बनाऊंगा यहां पर। लाइक दिस, एक SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रन बना ये, और दूसरा बन गया ये। अगर मैं इसको पूरा इसकी ज्योमेट्री भी साथ साथ ही बनाता जाऊं तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक दिस। ये, और फिर इसके बाद एक आएगा इधर, एक इधर और एक इधर। ये थोड़ी सी बड़ी बन गई है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी टोटल। इसमें भी हर एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि 2 न्यूट्रल रहेंगे। ये इस तरीके से हमें 2 तरह के रिंग सिलिकेट्स मिलेंगे। फिर इसके बाद शीट सिलिकेट्स होते हैं कि जब ये हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं ये भी शेयर हो जाती हैं, तब जो ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन्स हैं ये भी आगे शेयर हो जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ ये टॉप वाली ऑक्सीजन के ऊपर ही बचेगा, यानी कि ये बिल्कुल फ्लैट हमारे पास शीट बनेगी। और 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स जो होंगे उसमें जो टॉप वाला ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये भी शेयर हो जाने के कारण बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स हैं ये बिल्कुल फिर न्यूट्रल रहेंगे। उनको हम फ्रेमवर्क और 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स कह देते हैं। और जो ये मैंने हेक्सागोनल बनाई हैं रिंग्स, ये माइका हो गया या क्ले हो गया या काओलिन हो गया, उस फॉर्म में होती है। और 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स जो हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, तो जैसे कि हमारे पास आप लिख भी सकते हो जो फ्रेमवर्क या हमारे पास 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स बनेंगे, आप हेडिंग लिख लो पहले, फ्रेमवर्क और 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। These are obtained when the SiO4 negative tetrahedra share all the 4 oxygens. Share all the 4 oxygens. And their general formula will be SiO2 repeat होगा n times. Three groups of framework silicates are encountered. 3 groups of framework silicates are encountered.
which are known as feldspar, zeolites। जियोलाइट्स के बारे में तो आपने भी बहुत सुना होगा। फेल्डस्पार, जियोलाइट्स एंड अल्ट्रामेरीन्स। अब जियोलाइट्स की बड़ी ओपन फ्रेमवर्क होता है इनका, तो ओपन स्ट्रक्चर होने के कारण ही ये केटायंस एक्सचेंज कर लेते हैं, तो तभी इनको यूज किया जाता है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो जो अल्ट्रामेरीन्स होते हैं इनका बास्केट लाइक फ्रेमवर्क होता है, तो ये कॉमनली कलर्ड होते हैं, इसलिए इनको पिगमेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है। जबकि जो फेल्डस्पार हैं, जो सबसे ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर अबंडेंस। क्योंकि जो हमारे पास इग्नियस रॉक्स हैं या और रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं, उनमें अप टू 2/3 पार्ट जो है वो फेल्डस्पार की फॉर्म में ही होता है, इसलिए इसको हम काफ़ी सिग्निफिकेंट गिनेंगे। तो इसके साथ जो सिलिकेट्स का काम है वो ख़त्म होता है। फिर सिलिकॉन्स हैं बिल्कुल सिंपल वे में, जिनका हम जनरल फार्मूला ऐसे ही, सॉरी, मैं आपको ये एक बार थोड़ा सा लिखकर ही बता देता हूँ। तो इसके साथ फिर कार्बन फैमिली का जो भी हमने स्टडी करना था वो काम पूरा हो जाएगा। सिलिकॉन्स हम किनको कहते हैं? सबसे पहली बात, ये तो R2SiCl2 ये कंपाउंड है एक। हमें पता है कि सिलिकॉन और क्लोरीन का अगर बॉन्ड हो तो उसका हाइड्रोलिसिस बड़ी इजीली हो जाता है, तो इससे हमें ऑब्टेन हो जाएगा ये वाला कंपाउंड। फिर इसकी पॉलीमराइजेशन होने के साथ जो है हमें एक पॉलीमर बनेगा जिसको हम बोलेंगे सिलिकॉन। तो इस सिलिकॉन में लीनियर सिलिकॉन्स भी हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके बता रहा हूं। इस तरीके से लीनियर सिलिकॉन्स भी होते हैं। फिर अगर हम R3Cl ले लें, सॉरी R3Cl ले लें अगर हम, या RSiCl3 लें अगर, तब 3 OH ग्रुप्स लग जाएंगे सिलिकॉन के साथ, फिर उससे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमें लॉट ऑफ सिलिकॉन्स जो हैं ओपन चेन या जो रिंग वाले होते हैं, या सॉरी क्रॉस लिंक्ड होते हैं जो साइड चेन्स वाले, वो भी हमें सिलिकॉन्स जो हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं। तो इसके साथ जो कार्बन फैमिली की मेन डिस्कशन है वो ख़त्म होती है। तो इसके बाद बस थोड़ी सी बात 2 मिनट की और बची है, जो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनकी डिस्कशन हम करेंगे। अदरवाइज जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं या कार्बन फैमिली है वो लगभग ख़त्म है। तो जो बात है इनके कुछ और स्पेशल कंपाउंड्स की, कार्बन फैमिली के मेंबर्स की, उनमें सबसे पहले हम टिन की बात करते हैं। टिन जो है ये बहुत यूज़फुल अलॉयज़ भी बनाने के काम आता है, जैसे कि सोल्डर मेटल होती है, एक सोल्डर टाइप मेटल होती है जो इसका अलॉय होता है विद लेड। तो आप लिख भी सकते हो, द अलॉय ऑफ टिन विद लेड इज यूज्ड एज ए सोल्डर। और फिर नेक्स्ट लाइन में SnCl4 की बात करेंगे हम अब। तो इसमें आप लिख सकते हो SnCl4 इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स होते हैं जो एयर में से ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड फॉर्म्स ए क्रिस्टलाइन पेंटाहाइड्रेट by absorbing small amount of water vapors, and it is known as
butter of tin and it is known as butter of tin. फिर उसके बाद लेड की बात करेंगे, प्लम्बो सॉल्वेंसी की। लेड जो है ये वाटर में काफी कम सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, तो आप लिख सकते हो प्लम्बो सॉल्वेंसी। लेड जो है ये वाटर में वैसे तो बहुत कम सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, पर हाँ जब थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी साथ में प्रेजेंट हो तब ये लेड हाइड्रोक्साइड बना लेता है और वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तभी जो पहले लेड पाइप्स यूज की जाती थी उसको अब यूज उनका बंद कर दिया गया है। आप लिख सकते हो द डिग्री ऑफ solubility of lead in water, the degree of solubility of lead in water is called Plumbo solvency। तो पहले अगर हम थोड़ा सा हार्ड वाटर पास करें तो फिर वो लेड सल्फेट के मतलब क्रिस्टल प्रेसिपिटेट्स बना देता है जो लेड पाइप के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर इसकी सॉल्वेंसी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, तब ये पॉइजनस नहीं रहता। अदरवाइज लेड पाइप्स जिस वाला पानी जो है वो हाईली पॉइजनस गिना जाएगा। तो इसके साथ हमारी जो इसके बाद एक और कंपाउंड होता है लेड का, दैट इज PbO। इसको कॉमनली जाना जाता है लिथार्ज नाम से, और एक और है इसका ऑक्साइड Pb3O4। इसको हम रेड लेड या सिंदूर के नाम से भी जानते हैं। जो सिंदूर लगाया जाता है वो भी लेड का ही एक ऑक्साइड होता है। तो अब इसके साथ जो हमारे पास सामने कार्बन फैमिली थी उसकी सारी स्टडी कंप्लीट होती है। ग्रुप 14 एलिमेंट्स और कार्बन फैमिली के बाद अब हम करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन फैमिली, जिसको कि हम जानते हैं निकोजेंस के नाम से। निकोजेंस ये भी दो लैटिन वर्ड्स के को जोड़कर बना हुआ एक सिंगल वर्ड है, निकोस प्लस जेन। निकोस का मतलब होता है ब्रेथलेसनेस, और सफोकेशन, और जेन का मतलब आपको पता होगा कॉजिंग और फॉर्मिंग। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में अबाउट 78% नाइट्रोजन होती है, और अगर 100% नाइट्रोजन हो, सिर्फ नाइट्रोजन में हम सांस लें तो डेफिनेटली सफोकेशन तो हो ही जाएगी। तो तभी इस ग्रुप के मेंबर्स को सफोकेशन कॉजिंग एलिमेंट्स या निकोजेंस बोल दिया गया है। इस ग्रुप के मेंबर्स हैं सभी नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये 5 एलिमेंट्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन हम स्टडी करेंगे। नो डाउट इसके आगे और भी आ जाते हैं, इसके नीचे 2 ग्रुप्स और भी, पर उनके नेम्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ही किए जाते हैं। वो कॉमनली जो नेम्स हैं इनके उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज सच। तो इस ग्रुप के मेंबर्स की या सभी एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2। NS सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और P सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी वेरिएशन जो अरेंजमेंट है इस तरह से है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं S सब शेल में और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे P सब शेल में। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये आपको पता होगा। P सब शेल की डीजेनरेसी 3 होती है, मतलब देयर आर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई जो फेयरली स्टेबल होती है।
तो इसके बाद हम नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं या निकोजेंस हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आप हेडिंग लिख सकते हो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई हमें पता है, पीरियोडिक टेबल में हमने इतना तो पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज होती है, और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज होती है। तो अब जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो इससे पहले थे कार्बन फैमिली, यानी कि नाइट्रोजन से पहले कार्बन, फास्फोरस से पहले सिलिकॉन थी, तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली तो नाइट्रोजन फैमिली के एटॉमिक रेडियाई डेफिनेटली छोटे ही होंगे। पर नाइट्रोजन फैमिली में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन काफी स्टेबल होने के कारण, स्टेबल, अगर कन्फिगुरेशन स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो एनर्जी है वो कम है। और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है दैट इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक हुए तो फिर डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस जो है वो छोटा ही होगा। तो इसलिए हम कह लेते हैं कि जो नाइट्रोजन फैमिली के कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं इनके एटॉमिक रेडियाई दीज आर स्मॉलर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये थे कार्बन फैमिली के मेंबर्स। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस कार्बन से छोटा, फास्फोरस का सिलिकॉन से छोटा, आर्सेनिक का जर्मेनियम से छोटा और एंटीमनी का टिन से, इसी तरीके से बिस्मथ का लेड से स्मॉलर होगा एटॉमिक रेडियस। और हमें यह भी पता है कि टॉप टू बॉटम मूव करें तो एटॉमिक रेडियस जो है ये इंक्रीज होता है। नो डाउट हमने बोरॉन फैमिली में थोड़ी सी एक्सेप्शन पढ़ी थी कि जो ये पी ब्लॉक में थर्ड लेवल आएगा, यहाँ पर जर्मेनियम से पहले बोरॉन फैमिली में आया था गैलियम। तो गैलियम का एटॉमिक रेडियस जो था वो एल्यूमिनियम से थोड़ा छोटा था, क्योंकि इससे पहले हमारे सामने 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आए थे, या डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए थे। तो डी सबशेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट वेरी पुअर होने के कारण ही एटॉमिक रेडियस जो गैलियम का था वो थोड़ा छोटा हो गया था। बिल्कुल वैसे ही वेरिएशन यहाँ पर भी आएगी, पर हाँ, आर्सेनिक का एटॉमिक रेडियस फास्फोरस से छोटा तो नहीं होगा। अब जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस हम देखें तो इसका एटॉमिक रेडियस 70 पिकोमीटर होता है, जबकि फास्फोरस का 110 पिकोमीटर, यानी कि 40 पिकोमीटर ज्यादा। पर आर्सेनिक का ओनली 120 पिकोमीटर है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज भी लिख दूं 70, 110 एंड 120। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक तो 40 पिकोमीटर की इंक्रीज हुई, पर इसके बाद सिर्फ 10 पिकोमीटर की, यानी कि 1/4 रह गई जो इंक्रीज थी। इंक्रीज डेफिनेटली कम ही होनी है, क्योंकि इससे पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स हम डी सबशेल में ऐड करेंगे, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट वेरी पुअर होने के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे। इस कारण ही साइज थोड़ा सा श्रिंक होने की तरफ चलेगा, तभी जो एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज हो रही थी और मूविंग डाउन द ग्रुप वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाई। इसी तरीके से फिर एंटीमनी का 140 पिकोमीटर है, यानी कि 20 पिकोमीटर की इंक्रीज हुई, पर बिस्मथ का 150 पिकोमीटर ही है, यानी कि 10 पिकोमीटर की इंक्रीज ही हुई। तो दोनों जगह पे आर्सेनिक, यहाँ इससे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, और बिस्मथ से पहले हम एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। दोनों के कारण ही एटॉमिक रेडियस में थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। नो डाउट इंक्रीज तो हो रहे हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, पर इंक्रीज का रेट जो है वो थोड़ा कम या ज्यादा हो रहा है, वो देखने को मिल रहा है। तो फिर इसके बाद एटॉमिक रेडियाई के बाद हम बात करेंगे आयोनिक रेडियाई की। आप लिख सकते हो आयोनिक रेडियाई। अब जो तो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और आर्सेनिक है, ये तो कॉमनली एनायन बनाते हैं, ट्राई नेगेटिव आयंस बनाते हैं। तो इनके जो आयोनिक रेडियाई हैं वो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो नो डाउट इंक्रीज ही होंगे।
पर इसके बाद जो मेंबर्स हैं एंटीमनी और बिस्मथ, दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस, कॉमनली 3 पॉजिटिव आयंस, या वी कैन से कि थोड़ा बहुत इनकी टेंडेंसी होगी पेंटावेलेंट आयन बनाने की भी। तो इनके एटॉमिक रेडियाई नो डाउट, वैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक में आयनिक रेडियाई विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, पर हाँ एंटीमनी का तो बहुत छोटा होगा क्योंकि ये केटायन है और केटायन का आयनिक रेडियस तो एनायन से कम ही होता है। पर हाँ एंटीमनी के बाद जब बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो बिस्मथ का जो आयनिक रेडियस है वो ज्यादा ही गिना जाएगा, ज्यादा ही होगा। तो ये इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की वेरिएशन की बात थी। फिर इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आपको पता है 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें, मैं आपको यहाँ पर 2 ग्रुप्स के साथ नाइट्रोजन फैमिली का कंपैरिजन बताऊंगा। ये मेंबर्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के निकोजेंस। इससे पहले हमारे पास आती है कार्बन फैमिली, और इसके बाद आएगी ऑक्सीजन फैमिली, तो अब हमें बात करनी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन से ज्यादा होगी, फास्फोरस की सिलिकॉन से ज्यादा, आर्सेनिक की जर्मेनियम से ज्यादा, एंटीमनी की टिन से ज्यादा, और बिस्मथ की लेड से ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड on moving down the group the ionization enthalpy will decrease। यहां तक तो बात ठीक है, पर इसके बाद नाइट्रोजन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण या सभी मेंबर्स की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी ज्यादा ही हाई हो जाती है, और इवन देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाती है। इसी तरीके से फास्फोरस की सल्फर से भी ज्यादा या आर्सेनिक की सिलीनियम से भी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है मतलब उसकी एनर्जी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, तो इसका मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर स्ट्रांगली हेल्ड, तो उनको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा ही होगी। तो ये थी इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वेरिएशन। अगर आपने कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो, हायर देन corresponding elements of group 14 and decreases on moving down the group and decreases on moving down the group, full stop. However, due to their stable half-filled configurations, the ionization enthalpies of the first 3 members of the group are even higher than the corresponding members of group 16। वैसे तो उनसे कम होनी चाहिए थी, पर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के कारण इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है। और टॉप टू बॉटम तो नो डाउट उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, वो तो इंक्रीज ही होगी। तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी। ये हम देख चुके हैं कि क्या होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, और सिंपलेस्ट स्केल है इसका पॉलिंग स्केल, जिसमें इट इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जैसे वो दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करेंगी, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वेरी करती है, पर हाँ इसकी वेरिएशन में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं आती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स या निकोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 से ज्यादा होगी और टॉप टू बॉटम नो डाउट डिक्रीज होगी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वेरिएशन इसमें हम स्टडी करते हैं कि हायर, आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 and decreases on moving down the group and decreases on moving down the group। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इनके मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। तो ये जब हमने ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू ही किए थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि मेटालिक कैरेक्टर कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही। तो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है। इधर से नाइट्रोजन से अगर हम बिस्मथ की तरफ चलें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि इसमें डिक्रीज होगी, इस कारण देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और फॉर्म पॉजिटिव आयंस भी इंक्रीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जो फर्स्ट दो मेंबर्स हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तो टिपिकल नॉन मेटल्स हैं। फिर आर्सेनिक और एंटीमनी जो हैं, दीज आर मेटलॉइड्स, यानी कि दीज हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, एंड बिस्मथ इज ए टिपिकल मेटल। तो टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ या मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हुआ। फिर इसके बाद बात आएगी एलोट्रोपी की, जो हम थोड़ी ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। एलोट्रोपी वैसे हमने कार्बन फैमिली में भी बड़ी डिटेल में स्टडी की थी, जैसे कि कार्बन के मैंने बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ एलोट्रोप्स होते हैं जिनमें दो क्रिस्टलाइन थे, डायमंड एंड ग्रेफाइट, बाकी सारे एमॉर्फस थे, वो भी अब हमने बात की थी। कार्बन के सिर्फ दो एलोट्रोप्स नहीं थे, लार्ज नंबर ऑफ एलोट्रोप्स थे जिनमें दो क्रिस्टलाइन थे। इसी तरीके से हमारे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो उतनी एलोट्रोपी शो नहीं करती है। आप लिख सकते हो एलोट्रोपी में एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन एंड बिस्मथ the other members show allotropy, the other members show allotropy। अब नाइट्रोजन भी एलोट्रोपी शो करती है पर ओनली सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में जो नाइट्रोजन है वो एक अल्फा नाइट्रोजन होती है जिसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, और एक बीटा नाइट्रोजन होती है जिसकी हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। तो सॉलिड स्टेट में तो नाइट्रोजन जो है वो एलोट्रोपी शो कर जाती है, पर वेपर फेज में या गैस फेज में वो नहीं करती है। और इसी तरीके से जो एंटीमनी है वो नहीं करती है बिल्कुल भी। और नाइट्रोजन की जो मैंने दो फॉर्म्स आपको बताई, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, इन दोनों का ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है -238.5 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत कम है। ट्रांजिशन टेम्परेचर होता क्या है? ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट करें, यानी कि उसके लो टेम्परेचर अगर हम कर देंगे तो एक पर्टिकुलर एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी और उससे हायर टेम्परेचर पर दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी सिर्फ, पर उस टेम्परेचर पर दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स ही को एग्जिस्ट करेंगी। और फॉस्फोरस की तो काफ़ी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, लाइक वाइट फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है, ब्लैक फॉस्फोरस है, स्कारलेट फॉस्फोरस है, वायलेट फॉस्फोरस है, पर जो पहली तीन मैंने अभी बोली हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो फॉस्फोरस की थोड़ी सी बात हम डिटेल में कर लें।
फॉस्फोरस एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है। कंबाइंड स्टेट में ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर फॉस्फेट बना लेती है और सेवरल मिनरल्स में इन दी फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ही मिलती है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस एलिमेंट है ये हमारी बोन्स में होता है, टीथ में होता है, मसल्स में होता है, ब्रेन में और नर्व टिश्यूज में भी जो फॉस्फोरस है वो पाई जाती है। और इसके अलावा ये मिल्क में, एग में, फिशेस में और बीन्स में भी फॉस्फोरस की काफ़ी ज़्यादा हमें अमाउंट जो है वो देखने को मिलता है। तो अब अगर हम इसकी फॉस्फोरस की एक्सट्रैक्शन की बात करें तो ये फॉस्फोराइट यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट से उसको कोक के साथ हीट करके हम प्रोड्यूस करते हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होती है 1770 केल्विन पर जाकर जो फॉस्फोरस है वो एक्सट्रैक्ट होती है और जो फॉस्फोरस हमें मिली वो वाइट फॉस्फोरस होती है। तो ये हम सारी बातें अभी आप नोट डाउन भी करोगे। हेडिंग लिख लो, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस, इसकी 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, बाकी जो हैं वो तो थोड़ी अनकॉमन होती हैं। तो आप लिख सकते हो फॉस्फोरस एग्जिस्ट्स इन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। नंबर 1, वाइट और येलो फॉस्फोरस। वाइट और येलो फॉस्फोरस, तो इसकी थोड़ी डिटेल लिख लो। फॉस्फोरस आइसोलेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। Phosphorus isolated from electric arc furnace is white phosphorus. Full stop. Upon exposure to air, it becomes yellow. थोड़ा फॉस्फोरस का ऑक्साइड बन जाता है अपने आप ही। It becomes yellow and therefore it is also known as yellow phosphorus. It exists as tetrahedral P4 molecules हर एक फॉस्फोरस के ऊपर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा। टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स। और फिर जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में आप थोड़े से पॉइंट्स लिख सकते हो। लाइक नंबर 1, इट इज नियरली वाइट व्हेन फ्रेशली कट। It is nearly white when freshly cut, but becomes yellow after some time. ये बात तो हम लिख भी चुके हैं पहले भी। But becomes yellow after some time. फिर नंबर 2, उसमें आप देखते हो कि P4 मॉलिक्यूल्स की शेप में रहेगी। ये बिल्कुल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस से दीज विल बी हेल्ड टुगेदर। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक होने के कारण ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी वैक्सी सॉलिड होता है। तो आप लिख सकते हो नंबर 2, इट इज़ ए सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड। इट इज़ ए सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड दैट कैन बी कट विद ए नाइफ। That can be cut with a knife. फिर थर्ड पॉइंट, नंबर 3, it has garlic odor. It has garlic odor. गार्लिक की जैसी स्मेल होती है तो वाइट फॉस्फोरस से भी वैसी ही स्मेल आती है। It has garlic odor. फिर नेक्स्ट पॉइंट, white phosphorus is highly poisonous. White phosphorus is highly poisonous. Full stop.
persons working on it develop a disease known as phossy jaw, which leads to decay of jaw bones. जो जबाड़ा होता है, अगर फॉस्फोरस के ऊपर ज़्यादा काम करें, ज़्यादा उसके साथ कांटेक्ट हो, तो थोड़ा जबाड़ा हिल जाता है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो उतनी स्टेबल नहीं रहती है। तो उसी जो खराबी जो आ जाती है जबाड़े की बनतर में, उसी को हम फॉसी जॉ बोलते हैं। तो ज़्यादा अगर इसके कांटेक्ट में रहे कोई भी पर्सन, तो फिर उसको ये फॉसी जॉ नाम की डिजीज़ हो जाती है। फिर नेक्स्ट आप लिख सकते हो पॉइंट, in white phosphorus the P4 molecules are held together by weak van der Waals forces and therefore has a low melting point 317 केल्विन होता है जो व्हाइट फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट है, एंड ऑल्सो लो बॉइलिंग पॉइंट, नो डाउट 553 केल्विन कोई इतना कम टेम्परेचर तो है नहीं, पर जो बाकी की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं फॉस्फोरस की, उनके कंपैरेटिवली थोड़ा ये कम ही होता है। तो तभी हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड भी कह लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो, ऑक्सीडेशन। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो। इग्निशन टेम्परेचर आपको पता होगा, ये 9th 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि वो टेम्परेचर जहां तक हीट करना पड़े किसी सब्सटेंस को फॉर कंबस्शन या फॉर ऑक्सीडेशन। तो 303 केल्विन कितना टेम्परेचर हुआ? अगर डिग्री सेल्सियस में इसको हम देखें तो ये 30 डिग्री सेल्सियस है बस, और इतना तो समर्स में एवरेज रूम टेम्परेचर ही होता है। 298 केल्विन को हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, तो 303 केल्विन तो उससे 5 डिग्री ज़्यादा है बस। तो रूम टेम्परेचर के करीब होता है ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस कारण ही जो है इसको जो ये वाइट फॉस्फोरस है बहुत जल्दी बर्न कर जाती है। तो इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, ब्रैकेट में लिख लो 303 केल्विन। Therefore it readily catches fire in air. And burns with a greenish glow. To form its oxide. एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो उससे इसका जो ऑक्साइड बनता है P4O10 बनता है, जिसको अगर हम थोड़ा साइंटिफिक वे में लिखें या अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम लिखें इसका नाम, तो ये होगा फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड, क्योंकि यहां पर फॉस्फोरस की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो एयर में पड़ा होगा अगर व्हाइट फॉस्फोरस, तो अपने आप ही इसकी कंबस्शन होने लगती है, जो लाइट ग्रीनिश येलो लाइट जो है वो भी छोड़ता है। तो इसलिए इसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं अंडर वाटर। तो आप लिख सकते हो, सिंस इट कैचेज फायर इन एयर, इट इज केप्ट अंडर वाटर। जैसे सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल को तो हम वाटर से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वाटर में अगर डालें तो उसी टाइम उसकी कंबस्शन हो जाती है या ऑक्सीडेशन हो जाती है। पर वाइट फॉस्फोरस है, इसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं
वाटर में ही, क्योंकि ये वाटर के साथ अपने आप कोई रिएक्शन नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो द फिनोमिनन एज ए रिजल्ट ऑफ विच, द फिनोमिनन एज ए रिजल्ट ऑफ विच white phosphorus glows is called phosphorescence, is called phosphorescence। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस, या ये कौन सी फॉस्फोरस शो करेगी, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, कौन सी फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरेसेंस शो करती है। फिर इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे। आप लिख सकते हो नेक्स्ट, एक्शन विद एक्वस अल्कलीज, एक्शन विद एक्वस अल्कलीज। अल्कली भी मैंने आपको बताया था क्या होते हैं जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे। तो अल्कली हम कहते हैं उन मेटल हाइड्रोक्साइड्स को जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व होकर OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं। तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड अल्कलीज। तो आप लिख सकते हो अपॉन हीटिंग विद NaOH और KOH, अपॉन हीटिंग विद NaOH और KOH, NaOH भी अल्कली है, KOH भी अल्कली है। In an inert atmosphere, it evolves phosphine gas. It evolves phosphine gas, PH3 बन जाती है इससे, और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइट भी मिलता है, Na2HPO2। H3PO2 होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और उसका जो सोडियम सॉल्ट है Na2 नहीं, NaH2PO2 जो है, इसको हम कह देते हैं फिर सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है ये फॉस्फीन जो प्रोड्यूस हुई है। यही आपको रिएक्शन भी याद रखनी है कि जो वाइट फॉस्फोरस है वो अल्कली में कैसे डिसॉल्व हो जाती है, या फॉस्फीन जो है वो कैसे प्रोड्यूस करती है। यही चीज़ हम आगे आप पढ़ोगे, इसकी डिस्टिंक्शन के लिए भी यूज़ की जाएगी। तो इसके बाद सेकंड जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो हम स्टडी करेंगे, दैट इज रेड फॉस्फोरस। अपीयरेंस इसकी रेड कलर की होगी, रेड फॉस्फोरस। तो आप लिख सकते हो दिस एलोट्रोपिक फॉर्म is prepared by heating white phosphorus in an inert atmosphere of CO2 or coal gas up to a temperature of about 540 to 570 Kelvin. Up to a temperature of 540 to 570 Kelvin. In red phosphorus, the P4 molecules are linked by कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी हमने व्हाइट फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर बनाई थी, तो जो डिफरेंट P4 मॉलिक्यूल्स थे, these will be held by covalent bonds.
इस तरीके से जो ये इन दो फॉस्फोरस एटम्स के बीच में बॉन्ड था वो बन जाएगा बिटवीन द टू P4 यूनिट्स। इस तरीके से हम जो रेड फॉस्फोरस है उसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो नो डाउट हर एक फॉस्फोरस के ऊपर एक एक लोन पेयर तो अभी भी अवेलेबल है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, because of the polymeric structure, red phosphorus is less reactive than white phosphorus. Red phosphorus is less reactive than white phosphorus.